चैनल शिरीष का फूल निबंध हमारा चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 पूरा करा दिया है। आज हम शिरीष का फूल निबंध ही पढ़ने जा रहे हैं। आज ये शिरीष का फूल निबंध खत्म हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं। देखो, शिरीष के फूल में से किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि शिरीष के नए फल और पत्तों का पुराने फलों के प्रति व्यवहार संसार में किस रूप में देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, शिरीष के जो नए फल और पत्ते हैं उनका पुराने फलों के प्रति व्यवहार संसार में किस रूप में देखने को मिलता है। तो जो शिरीष के नए फल और पत्ते होते हैं वो किसके परिचायक होते हैं, नवीनता के परिचायक होते हैं। और जो पुराने फल होते हैं वो क्या है, तथा पुराने फल प्राचीनता के, और नई पीढ़ी क्या है, प्राचीन रूढ़िवादिता को ढकेल कर क्या करती है, नवनिर्माण करती है। और यही संसार का नियम है। तो हमको जो शिरीष के नए फल और पत्ते आते हैं तो ये पुराने फलों के प्रति किस तरह का व्यवहार करते हैं और ये संसार में हमको किस रूप में देखने को मिलता है। जो शिरीष के नए फल होते हैं और पत्ते होते हैं वो किसके परिचायक होते हैं, नवीनता के परिचायक होते हैं। और पुराने फल होते हैं वो प्राचीनता के होते हैं। और जो नई पीढ़ी आती है वो प्राचीन रूढ़िवादिता को ढकेल कर क्या करती है, नवनिर्माण करती है। और यही संसार का क्या होता है, नियम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिरीष के फूल होते हैं और फल होते हैं, उनके स्वभाव में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। तो शिरीष के फूल और फलों के स्वभाव में क्या अंतर होता है। तो देखो, क्वेश्चन आ सकता है कि शिरीष के फूल कैसे होते हैं, और क्या क्वेश्चन बनेगा, शिरीष के फल कैसे होते हैं। तो शिरीष के फूल तो होते हैं बेहद कोमल, और जबकि जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं, अत्यधिक मजबूत होते हैं। वे तभी अपना स्थान छोड़ते हैं जब तक कि क्या होता है, नए फल और पत्ते क्या है, उन्हें धकियाकर बाहर नहीं निकाल देते। अर्थात वो क्या है, जमे रहते हैं। जब तक नए फल और पत्ते उनको धक्का देकर बाहर नहीं निकाल देते, जब तक वो निकलते नहीं है। तो लेखक यहाँ पर किस पर व्यंग कर रहा है, राजनेताओं पर व्यंग कर रहा है। जो पुराने राजनेता हैं वो अपनी गद्दी को छोड़ते नहीं है जब तक कि नई पीढ़ी के लोग उनको धक्का देकर बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस पर किस पर व्यंग है, एक तरह से राजनीति पर भी व्यंग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिरीष के फल और आधुनिक नेताओं के स्वभाव में लेखक को क्या समानता दिखाई देती है। देखो, ये क्वेश्चन बन गया। जो शिरीष के फल है वो आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, वो मजबूती से क्या रहते हैं, डटे रहते हैं जब तक नए फल आकर उनको धक्का देकर बाहर नहीं निकाल देते। इसी तरह से जो नेता होते हैं वो क्या है, अपनी गद्दी पर जमे रहते हैं। तो इनके लेखक को क्या समानता दिखाई दी, लेखक को शिरीष के फलों व आधुनिक नेताओं के स्वभाव में अडिग रहते हैं, और कुर्सी के मुंह में क्या रहते हैं, वो मुंह की समानता दिखाई पड़ती है। ये दोनों तभी स्थान छोड़ते हैं जब उन्हें धकिया जाता है, अर्थात उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसे आधार मानकर बाद के कवियों को परवर्ती कहा गया है, उनकी समझ में क्या भूल थी। किसको आधार मानकर लेखक बाद के कवियों को परवर्ती कहता है और उनकी समझ में क्या भूल थी। तो लेखक किसको आधार मानता है, कालिदास को आधार मानकर बाद के कवियों को लेखक ने क्या कहा है, परवर्ती कहा है। उनकी समझ में यह भूल थी कि शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने क्या समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। शिरीष के जो फूल होते हैं उनकी कोमलता को देखकर परवर्ती जो कवि थे उन्होंने समझा कि इनका सब कुछ कोमल होता है, जबकि शिरीष के फूल कोमल होते हैं और उसके फल अत्यधिक क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जब तक नए फल आकर उन्हें धक्का देकर बाहर नहीं निकाल देते, जब तक वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जीवन का सत्य क्या है। तो देखो, जीवन का सत्य क्या बताया गया है। जीवन का सत्य है वृद्धावस्था व मृत्यु। हमको वृद्धावस्था भी आएगी, पहले बचपन था, फिर हमारा बाल्यावस्था बीती, फिर किशोरावस्था हुई, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, और प्रौढ़ावस्था के बाद क्या आती है, वृद्धावस्था आती है। ये सारी मनोविज्ञान में आप अवस्थाएं पढ़ते हैं। तो जीवन का सत्य क्या होता है कि वृद्धावस्था तो आनी है और मृत्यु भी निश्चित है। यह दोनों क्या है, जगत के अति परिचित व अति प्रमाणिक सत्य है, इनसे कोई बच नहीं सकता, इनसे क्या है, कोई बच नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
महाकाल के कोड़े चलाने से क्या अभिप्राय है? जो महाकाल है उसके कोड़े चलाने से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ क्या है? महाकाल का अर्थ क्या है कि यमराज होता है वो निरंतर क्या है, कोड़े बरसा रहा है। समय समय पर मनुष्य को क्या मिलते रहते हैं, कष्ट मिलते रहते हैं, फिर भी मनुष्य जीना चाहता है, फिर भी वो क्या करता है, उसकी जिजीविषा होती है वो समाप्त नहीं होती। मनुष्य का क्या है, सुख दुख चलते रहते हैं, समय समय पर उसको कष्ट मिलते रहते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मूर्ख व्यक्ति क्या समझते हैं? तो मूर्ख व्यक्ति समझते हैं कि वे जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो मृत्यु से बच जाएंगे। ये कौन सोच रहे हैं? मूर्ख व्यक्ति सोच रहे हैं। वे समय को धोखा देने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। समय परिवर्तनशील है। जरूरी नहीं है आज आपकी पढ़ने में लगन नहीं है तो आगे आपकी लगन नहीं लगेगी, हो सकता है आगे चलकर आपकी लगन लग जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको सारे फॉर्म भरने चाहिए। मानते हैं आज आपकी परिस्थिति आपके विपरीत चल रही है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, आप जॉब भी करते हो और है ना घर का भी काम करते हो और फिर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। 1 घंटा निकालते हो तो उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी आपकी ऐसी लगन लग जाए कि आप 1 घंटे की जगह 4 घंटे निकालने लग जाए और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तो समय क्या है, परिवर्तनशील है। हमको फॉर्म जरूर भरना चाहिए चाहे हम तैयारी नहीं करें, क्योंकि मेरा तो यही रहता है कि हमेशा फॉर्म भरते रहो, चाहे हम तैयारी करें चाहे नहीं करें। यदि तैयारी होगी तो पेपर देने चले जाना, नहीं हो तो पेपर देने मत जाना। मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, लेखक ने शिरीष को क्या संज्ञा दी है और क्यों? लेखक है उसने शिरीष को क्या संज्ञा दी है और क्यों दी है? लेखक ने शिरीष को जो संज्ञा दी है वो किसकी संज्ञा दी है? अवधूत की संज्ञा दी है। क्यों दी है अवधूत की संज्ञा? क्योंकि शिरीष क्या होता है, कठिन परिस्थितियों में भी मस्ती से जीता है। उसे संसार में किसी से मोह नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमको भी कठिन परिस्थितियों में क्या करना है, मस्ती से जीना है। कई लोग सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो हम मस्ती से जीना छोड़ दें, बिल्कुल गलत बात है। क्या सब कुछ गवर्नमेंट जॉब ही होता है? हम यदि हमारे अंदर टैलेंट है तो हम किसी भी क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो हमको क्या है, हमेशा कठिन परिस्थितियों में क्या करना है, मस्ती से जीना है और किसी संसार में किसी से मोह नहीं रखना है और अपने जो कर्म है वो करते जाओ, फल देना ईश्वर पर छोड़ दो। कर्म करने से कभी दूर मत भागना। क्वेश्चन नंबर 17 है, कालिदास पर लेखक ने क्या टिप्पणी की है? जो कालिदास है उस पर लेखक क्या टिप्पणी करता है? कालिदास को लेखक ने क्या माना है? अनासक्त योगी माना है। शिरीष की तरह वो क्या है, अपने आप में ही रमा हुआ रहता है। उन्होंने किसकी रचना की? मेघदूत जैसे सरस महाकाव्य की रचना की है। बाहरी सुख दुख से दूर होने वाला व्यक्ति ही ऐसी रचना करता है। ऐसी रचना कौन कर सकता है? जो बाहरी सुख दुख से क्या रहता है, दूर रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अर्थात अनासक्त होता है। ये टिप्पणी किसने की है? लेखक ने। किसके ऊपर की है? कालिदास के ऊपर की है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अवधूत के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। अवधूत होते हैं, उनके मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं, इसका आशय आप स्पष्ट कीजिए। लेखक क्या कहता है कि जो अवधूत होता है वो जटिल परिस्थितियों में रहता है, फक्कड़पन रहता है, उसके अंदर मस्ती होती है, उसके अंदर अनासक्ति का भाव होता है। इसके कारण ही वह क्या करता है, सरस रचनाएं कर सकता है। यदि तुम किसी से मतलब रखने लग गए, सांसारिक मोह माया में पड़ गए, तो आप क्या कर सकते हो, सरस रचनाओं का निर्माण नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19 है, कबीरदास पर लेखक ने क्या टिप्पणी की है? ये जो शिरीष का फूल निबंध है इसमें कबीरदास पर लेखक क्या टिप्पणी करता है? कबीरदास शिरीष के समान क्या है, मस्त फक्कड़ व सरस थे, इसी कारण उन्होंने संसार की सरस रचनाएं दी। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें शास्त्रों का अनुभव नहीं था, उन्होंने संसार से जो लिया वो ही अपनी मुंह बाड़ी से क्या कर दिया, बोल दिया। तो वो क्या थे, फक्कड़ थे, सरस थे, इसीलिए उन्होंने संसार की क्या दी, सरस रचनाएं दी। अगला क्वेश्चन है, लेखक कालिदास को श्रेष्ठ क्यों
मानता है। तो लेखक ने कालिदास को श्रेष्ठ कवि इसलिए माना है क्योंकि जो कालिदास है उसके शब्दों और अर्थों में हमको सामंजस्य दिखाई देता है। वे अनासक्त योगी की तरह क्या है, स्थिर प्रज्ञ है और विदग्ध प्रेमी का हृदय भी पा चुके हैं और श्रेष्ठ कवि के लिए यह गुण आवश्यक है। इसलिए लेखक कालिदास को क्या मानता है, श्रेष्ठ मानता है। अगला क्वेश्चन है, आम कवि व कालिदास में क्या अंतर है। जो आम कवि होते हैं और कालिदास में हम क्या अंतर कर सकते हैं। जो आम कवि होते हैं ये कवि नहीं है, ये है कवि। टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। जो आम कवि होते हैं वो शब्दों की लय, तुक व छंद से संतुष्ट होता है परंतु विषय की गहराई पर ध्यान नहीं देता है। और कालिदास क्या है, कविता के भारी तत्वों के विशेषज्ञ तो थे ही पर वे विषय वस्तु में डूबकर लिखते थे। जो विषय वस्तु में डूबकर लिखता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ कवि होता है और श्रेष्ठ कवि में ये गुण होने आवश्यक है। जबकि आम कवि विषय की गहराई पर क्या नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, आशय स्पष्ट कीजिए। इस निबंध के आधार पर आप स्पष्ट कीजिए कि शकुंतला कालिदास के हृदय से कैसे निकली थी। लेखक का मानना है कि शकुंतला क्या थी, सुंदर थी, परंतु देखने वालों की दृष्टि में क्या होना चाहिए, सौंदर्य बोध होना जरूरी है। कालिदास ने की सौंदर्य दृष्टि के कारण ही क्या हुआ, शकुंतला का सौंदर्य निहर कर आया है। यह कवि की कल्पना का चमत्कार है। यदि आपकी दृष्टि सौंदर्य परक होगी तो आप को हर चीज में क्या दिखाई देगा, सौंदर्य दिखाई देगा। जो कालिदास थे उनको क्या दिखाई दी, शकुंतला के अंदर सौंदर्य दिखाई दिया क्योंकि उनकी सौंदर्य दृष्टि के कारण ही शकुंतला का सौंदर्य क्या हो गया, निहर कर सामने आया और यह कवि की कल्पना का क्या है, चमत्कार है। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत के खींचने का क्या कारण था, अंत में उसे क्या समझ में आया। दुष्यंत किस कारण से खींच रहा था, दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था परंतु उन्हें उसमें संपूर्णता नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए वो क्या कर रहा था, खींच रहा था। काफी देर बाद उसकी समझ में आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष के पुष्प नहीं पहनाए थे। काफी देर हो गई, उसके बाद दुष्यंत को समझ में आया कि मैंने क्या है, शकुंतला के कानों में शिरीष के फूल नहीं पहनाए थे और गले में मंडाल का हार पहनाना भी शेष था। अंत में उसको ये बातें समझ में आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की सौंदर्य दृष्टि के बारे में बताइए। जो कालिदास है उसकी सौंदर्य दृष्टि के बारे में पूछा जा सकता है। ऑप्शन 4 बनकर आ सकते हैं, इसलिए हमको गहराई से ये निबंध अच्छी तरह से पढ़ना है। कालिदास की सौंदर्य दृष्टि क्या थी, सूक्ष्म व संपूर्ण थी। वे सौंदर्य के भारी आवरण को भेद कर उसके अंदर के सौंदर्य को प्राप्त करते थे। वे सुख या दुख दोनों स्थितियों में अपना भाव रस निकाल लेते थे। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन आएगा, कालिदास की सौंदर्य दृष्टि के बारे में असंगत कथन है। पहला ऑप्शन आएगा, कालिदास की सौंदर्य दृष्टि सूक्ष्म व संपूर्ण थी। दूसरा ऑप्शन आएगा, सौंदर्य की बे सौंदर्य की भारी आवरण को भेद कर उसके अंदर के सौंदर्य को प्राप्त करते थे। तीसरा ऑप्शन आएगा, कालिदास दुख या सुख दोनों स्थितियों में अपना भाव रस निकाल लेते थे। और चौथा ऑप्शन आएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो असंगत कथन उपर्युक्त में से कोई नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस तरह के लंबे लंबे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनकर पेपर में आने लग गए हैं। अगला क्वेश्चन 25 है, कालिदास की समानता आधुनिक काल के किन कवियों में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि कालिदास की समानता आधुनिक काल के किन कवियों में दिखाई देती है। नंबर 1 ऑप्शन आएगा सुमित्रानंदन पंत, नंबर 2 आएगा रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर 3 आएगा उपर्युक्त दोनों और नंबर 4 आएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, उपर्युक्त दोनों। तो कालिदास की समानता आधुनिक काल के किन कवियों में दिखाई गई है। कालिदास की समानता आधुनिक काल के कवि सुमित्रानंदन पंत व रविंद्रनाथ टैगोर में दिखाई गई है। क्यों दिखाई गई है, क्योंकि इनमें अनासक्त भाव है, तटस्थता के कारण ही यह कविता के साथ क्या कर पाते हैं, न्याय कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन 26 है, फूलों या पेड़ों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अब देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, फूलों या पेड़ों से हमें प्रेरणा मिलती है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इस तरह से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं।
फूलों या पेड़ों से हमें जीवन की निरंतरता की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल सही बात है। कला की कोई सीमा नहीं है। पुष्प या पेड़ क्या है? पुष्प या पेड़ अपने सौंदर्य से यह बताते हैं कि सौंदर्य अंतिम नहीं है, इससे भी अधिक सुंदर हो सकते हैं। तो ये हमको क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, निरंतरता की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि कला की कोई सीमा नहीं होती है। पुष्प या पेड़ हमें क्या बताते हैं कि सौंदर्य अंतिम नहीं है, इससे भी अधिक सुंदर हुआ जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रविंद्रनाथ ने राजोद्यान की सिंहद्वार के बारे में क्या लिखा था? जो रविंद्रनाथ थे उन्होंने राजोद्यान के सिंहद्वार के बारे में क्या लिखा है? तो रविंद्रनाथ ने एक जगह लिखा है कि राज उद्यान का सिंहद्वार कितना ही गगनचुंबी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता है कि उसमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। वह जो सिंहद्वार है राज उद्यान का, वह कितना ही गगनचुंबी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह कभी यह नहीं कहता है कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रमण करने के बाद ही पता चलता है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रमण करने के बाद ही है, यही बताना उसका क्या होता है? कर्तव्य होता है। असल गंतव्य उसे अतिक्रमण, ये अतिक्रमण है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अतिक्रमण करने के बाद ही है, यही बताना क्या होता है? उसका कर्तव्य होता है। अगला क्वेश्चन 28 है, शीर्ष के वृक्ष की तुलना अवधूत से क्यों की गई है? यह वृक्ष लेखक में किस प्रकार की भावना जगाता है? जो शीर्ष का वृक्ष है उसकी तुलना अवधूत से क्यों की गई है, और यह वृक्ष लेखक में किस प्रकार की भावना जगाता है? तो अवधूत से क्या तात्पर्य है? अनासक्त योगी से है। जिस तरह योगी होता है वो कठिन परिस्थितियों में भी मस्त रहता है, उसी प्रकार शीर्ष का वृक्ष भी क्या होता है? भयंकर गर्मी उमस में भी फूला रहता है। वह मनुष्य में हर परिस्थिति में संघर्षशील, जुझारू व सरस बनाने की भावना को क्या करता है? जगाता है। तो ये जो शीर्ष के वृक्ष की तुलना है ये किससे कहते हैं? अवधूत से करते हैं, क्योंकि अवधूत क्या होता है? अनासक्त योगी होता है। जिस प्रकार अनासक्त योगी कठिन परिस्थितियों में भी मस्त रहता है, उसी प्रकार जो शीर्ष का वृक्ष होता है वो भयंकर गर्मी उमस में भी क्या रहता है? फूला रहता है। और इससे हमको क्या पता चलता है कि मनुष्य में हर परिस्थिति में संघर्षशील, जुझारू व सरस बनने की यह भावना जागृत करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिलकती धूप में भी सरस रहने वाला शीर्ष हमें क्या प्रेरणा दे रहा है? जो ये शीर्ष है ये चिलकती धूप में भी सरस रहता है, तो ये हमको क्या प्रेरणा देता है? हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए तथा हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए? मस्त रहना चाहिए। ये क्या है? मस्त है। हमें हर परिस्थिति में क्या रहना चाहिए? मस्त रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें देश के ऊपर किस बवंडर के गुजरने की ओर संकेत किया गया है? ये जो निबंध है शीर्ष का फूल, इसमें देश के ऊपर किस बवंडर के गुजरने की ओर संकेत किया गया है? देश के ऊपर सांप्रदायिक दंगे, खून खराबा, मारपीट, लूटपाट रूपी बवंडर के गुजरने की ओर संकेत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अपने देश का एक बूढ़ा कौन था? उस बूढ़े और शीर्ष में समानता का आधार लेखक ने क्या बताया है? अपने देश का एक बूढ़ा कौन था? तो अपने देश का एक बूढ़ा कौन है? महात्मा गांधी है। और इन दोनों में क्या समानता है? कि दोनों में गजब की सहन शक्ति है, दोनों ही कठिन परिस्थितियों में सहज भाव से रहते हैं, इसी कारण क्या है? दोनों ही समान है। अब देखो ये शीर्ष का फूल निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हमसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पूछा जा सकता है, इनका जन्म पूछा जा सकता है, और कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म सन 1907 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? क्योंकि ये निबंधों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कौन कौन से हैं। तो देखो, अशोक के फूल है, कल्पलता है, विचार और वितर्क है, कुटज है, विचार प्रवाह है, आलोक पर्व है, और प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। और जो ये शीर्ष का फूल है ये किसमें संग्रहित है? कल्पलता में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा है,
इनके 4 उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारूचंद्र लेख है, पुनर्मा है और अनाब दास का पोता है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाब दास का पोता। अगला क्वेश्चन बन सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना संबंधी ग्रंथ कौन कौन से हैं। हमसे आलोचना संबंधी ग्रंथ पूछे जा सकते हैं। सूर साहित्य है, कबीर है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप है, नाथ संप्रदाय है और कालिदास की लालित्य योजना है। ये क्या है, आलोचना संबंधी ग्रंथ है। और ये अगला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है और हिंदी साहित्य का आदिकाल है। कौन कौन से हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है और हिंदी साहित्य का क्या है, आदिकाल है। तो आज मैंने आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध सीरीज के फूल के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके अलावा मुझे टाइम मिला तो मैं इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर करा करो, लाइक किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पहले हमें पूरे निबंध को पढ़ना पड़ता है, फिर उसमें से मोस्ट छांटने पड़ते हैं, फिर उसको टाइप करना पड़ता है और फिर आपके लिए ये वीडियो तैयार होती है। तो इस कोई इतनी मेहनत करता है तो उस मेहनत की भी आपको इज्जत करनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।